आज हम उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र को समझने वाले हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई रटने वाली क्लास नहीं होने वाली। हमारा मकसद सिर्फ नदियों के नाम जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये नदियां ये आखिर बनती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं। तो हम इन्हें सिर्फ नक्शे पर बनी नीली लकीरों की तरह नहीं, बल्कि इस राज्य की धड़कती हुई लाइफलाइंस के तौर पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम नदियों के बनने के 3 बड़े रहस्यों को समझेंगे। फिर देखेंगे कि हिमालय से आने वाली नदियों को फिक्स्ड इनकम कहाँ से मिलती है। उसके बाद मैदानों से जो पानी निकलता है उसकी पहेली सुलझाएंगे। और हाँ, दक्षिण के पठारी योद्धाओं से भी मिलेंगे। आखिर में हम ढलान के पीछे का साइंस समझेंगे और ये देखेंगे कि ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश का पूरा एक कंप्लीट रिवर सिस्टम कैसे बनाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो रिवर सिस्टम है ना, वो पहली नज़र में काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकता है। बहुत सारी नदियां हैं, सब एक दूसरे में मिल रही हैं। तो इसे आसानी से समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सिंपल है, नदियों को उनके जन्म की जगह, मतलब उनके ओरिजिन के आधार पर 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई, नदी आखिर बनती कहाँ से है? मतलब इसका सोर्स क्या है? क्या वो हिमालय की ऊंची चोटियों से आती है, या फिर इन समतल मैदानों से ही कहीं से निकल आती है, या दक्षिण के जो कठोर पठार हैं वहां से? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब ही पूरे सिस्टम को समझने की चाबी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पूरी पहचान इन्हीं 3 अलग अलग वाटर सोर्सेस पर टिकी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कैटेगरी से। बात करते हैं उन नदियों की जो इस राज्य की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल हैं। मतलब वो नदियां जो सीधी हिमालय से निकलकर आती हैं। ये वो नदियां हैं जो कभी नहीं सूखती। इन्हें कहते हैं बारहमासी या पेरेनियल रिवर्स। और इनके हमेशा बहते रहने के पीछे का साइंस ना बहुत सिंपल है। देखिए, इनको जिंदा रहने के लिए सिर्फ मानसून के बादलों का इंतजार नहीं करना पड़ता। सोचिए, गर्मियों में जब पूरा नॉर्थ इंडिया सूखे की मार झेल रहा होता है, उस वक्त भी हिमालय के बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल पिघल कर इनको लगातार पानी देते रहते हैं। एक तरह से लाइफलाइन है ये। तो मतलब इन नदियों के पास पानी के 2 पक्के सोर्स हैं। और इसे समझने का एक बहुत मजेदार तरीका है सैलरी और बोनस वाली एनालॉजी। सोचिए, ग्लेशियर्स से इनको हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी की तरह पानी मिलता रहता है लगातार, और फिर मॉनसून की बारिश से इन्हें हर साल एक बहुत बड़ा एनुअल बोनस मिलता है। हाँ, ये बोनस कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि बाढ़ आ जाती है, लेकिन मतलब ये कि इनकी इनकम, इनकी आमदनी कभी रुकती ही नहीं है। और इस फिक्स्ड इनकम मॉडल का सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल कौन है? गंगा। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये इस पूरे सिस्टम की आप कह सकते हैं एक्सिस है, धुरी है। अब कुछ खास बातें जो एग्जाम्स के लिए भी जरूरी हैं। गंगा यूपी में बिजनौर जिले से एंटर करती है, स्टेट के अंदर लगभग 1450 किलोमीटर का सफर तय करती है, और रास्ते में रामगंगा, यमुना, घाघरा और गंडक जैसी बड़ी बड़ी नदियां इसमें आकर मिल जाती हैं। 28, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। सोचकर देखिए, गंगा नदी अकेले ही उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है। इसका मतलब राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा सीधे सीधे इसी नदी से संचित होता है। अब गंगा की सबसे ताकतवर साथी, या कह लीजिए सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। ये सहारनपुर से यूपी में आती है, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ज्योग्राफिकल फैक्ट है। यमुना ना एक बहुत लंबी दूरी तक गंगा के साथ साथ बिल्कुल पैरेलल बहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जमीन की बनावट ही कुछ ऐसी है जो इन्हें प्रयागराज के संगम तक मिलने ही नहीं देती। अच्छा, इस हिमालयन सिस्टम में कुछ और भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, फटाफट देख लेते हैं। जैसे घाघरा, जो तिब्बत से निकलती है और अयोध्या में आकर सरयू कहलाती है। फिर है राप्ती, जो नेपाल से आकर घाघरा में मिल जाती है। और हाँ, गंडक, ये बहुत खास है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है। मैप पर यह साफ दिखता है। और इनके अलावा रामगंगा भी है, जो कन्नौज में गंगा से मिलती है। तो ये तो हो गई हिमालय की वो फिक्स्ड सैलरी वाली नदियां। लेकिन अब एक सवाल, क्या नदी बनने के लिए हमेशा ऊंचे पहाड़ों का होना जरूरी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं से हम उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र के दूसरे और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से में एंटर करते हैं। वो नदियां जो पहाड़ों से नहीं, बल्कि मैदानी इलाकों से ही निकलती हैं। ये कोई ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी नहीं है। ये तो जमीन के अंदर से ओवरफ्लो होकर बहने वाला पानी है। इसे ऐसे सोचिए जैसे जमीन के पेट से पानी बाहर आ रहा हो। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो नदियों के बारे में हमारी नॉर्मल सोच को एकदम चैलेंज करता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है विशाल स्पंज वाली एनालॉजी।
सोचिए, उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके एक बहुत बड़े स्पंज की तरह हैं। होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, ग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे का पानी रिस रिस कर सतह पर आता है। दूसरा, ये पानी किसी नीची जगह जैसे किसी झील या दलदल में इकट्ठा होने लगता है। फिर तीसरा, मॉनसून की बारिश इस झील को ऊपर तक भर देती है। और चौथा, जब वो झील या गड्ढा पूरा भर जाता है तो पानी ओवरफ्लो होने लगता है, बाहर छलकने लगता है। बस यही छलकने वाला पानी एक नदी बन जाता है। और इस मैदानी ओवरफ्लो का सबसे परफेक्ट, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है गोमती नदी। याद रखिए, इसका जन्म किसी बर्फीले पहाड़ से नहीं, बल्कि पीलीभीत जिले की एक झील, फुलर झील से होता है, जिसे गोमत ताल भी कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। ये नदी फिर लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर जैसे बड़े शहरों से गुजरती है और आखिर में गाजीपुर के पास गंगा में मिल जाती है। तो हमने हिमालय की हमेशा बहने वाली नदियां देख लीं, मैदानों की झीलों से निकलने वाली नदियां भी समझ लीं। अब चलते हैं तीसरी और आखिरी कैटेगरी की तरफ, राज्य के दक्षिणी हिस्से की ओर। ये हैं प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियां, और इनका स्वभाव, इनका कैरेक्टर बाकियों से एकदम अलग है। चलिए अपनी वो जॉब वाली एनालॉजी को वापस लाते हैं। अगर हिमालय की नदियां सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो दक्षिण के पठार से आने वाली ये नदियां हैं फ्रीलांसर। क्यों? क्योंकि इनके पास ना तो ग्लेशियर की कोई फिक्स सैलरी है, ना ही ग्राउंड वाटर का कोई रेगुलर इनकम। ये पूरी तरह से मॉनसून के प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड करती हैं। जब बारिश होती है, मतलब जब प्रोजेक्ट मिलता है, तो इनमें खूब उफान आता है। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म, प्रोजेक्ट खत्म, ये लगभग सूख जाती हैं, बिल्कुल किसी मौसमी योद्धा की तरह। और इन मौसमी योद्धाओं में सबसे खतरनाक, सबसे उग्र नाम है चंबल का। ये नदी अपने अवनालिका अपर्दन, या जिसे इंग्लिश में गली इरोजन कहते हैं, उसके लिए बदनाम है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, आपके पास सूखी मुलायम मिट्टी का एक ढेर है और आपने उस पर अचानक एक पूरी बाल्टी पानी फेंक दिया। क्या होगा? पानी तेजी से मिट्टी में गहरी नालियां, गहरी खाइयां बना देगा। चंबल के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब मॉनसून का तेज पानी आता है तो वो मैदानी इलाके की मुलायम मिट्टी को काट कर गहरे गहरे बीहड़ बना देता है। अब दक्षिण से आने वाली इन सभी नदियों में एक बहुत ही क्लियर पैटर्न है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक बेसिक रूल है, नदियां हमेशा जमीन के ढलान को, स्लोप को फॉलो करती हैं। पानी हमेशा ढलान की तरफ ही बहेगा। और होता क्या है कि मध्य भारत का जो पठार है, उसकी ढलान उत्तर पूर्व की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इसीलिए ये सभी नदियां एक क्रम में, चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा और फिर केन, ये सब उसी ढलान के सहारे बहती हुई आगे जाकर यमुना में मिल जाती हैं। इनका ये जो पश्चिम से पूर्व का क्रम है ना, ये याद रखना है, एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जमीन की उस इनविजिबल ढलान का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, इसी पठारी सिस्टम में एक नदी है जिसका मामला सबसे यूनिक है, और वो है सोन नदी। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि ये उत्तर प्रदेश के सिर्फ और सिर्फ एक जिले, सोनभद्र, से होकर गुजरती है और फिर सीधे बिहार में चली जाती है। सोचिए, पूरे राज्य में से सिर्फ एक जिले को टच करके निकल जाना, ये इसे एक बहुत ही स्पेशल ज्योग्राफिकल फैक्ट बनाता है। एग्जाम्स में ये सवाल अक्सर फंसाता है। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने नदियों के जन्म के तीनों अलग अलग सिस्टम्स को समझ लिया है। पहला, हिमालय के ग्लेशियर से आने वाली नदियां। दूसरा, समतल मैदानों के ग्राउंड वाटर से निकलने वाली नदियां। और तीसरा, दक्षिण के पठारों की ढलान पर बहने वाली नदियां। और ये तीनों अलग अलग सिस्टम मिलकर ही उत्तर प्रदेश का एक पूरा एक इंटरकनेक्टेड रिवर नेटवर्क बनाते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें यहाँ समझनी है, वो ये है कि नदियाँ सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, बल्कि वो जमीन की टोपोग्राफी का एक जीता जागता एक्सरे हैं। अगर हम इनके बहने के पैटर्न को समझ लें, तो हम उस जमीन की अदृश्य ढलानों और उसकी पूरी बनावट को पढ़ सकते हैं जिस पर हम रहते हैं। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं, क्या इस पूरे नदी तंत्र को समझना ही असल में उत्तर प्रदेश के भविष्य को समझना है? जरा सोचिए, वाटर सिक्योरिटी से लेकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक सब कुछ तो इन्हीं बहती हुई लाइफलाइन से जुड़ा है। इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना।